हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हमने कल लोधी वंश से समाप्त किया था अपना वीडियो। आज उससे आगे आपने जैसे थंबनेल में देखा होगा, हम मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि पानीपत के तीनों युद्धों को एक साथ हम पढ़ेंगे, तो हम इसे लोधी वंश के से स्टार्ट करेंगे। पानीपत का पहला युद्ध, तीसरा युद्ध, दूसरा युद्ध और तीसरी लड़ाई। ठीक है, आज हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी राजा बना। सिकंदर लोधी के बाद इब्राहिम लोधी राजा बना, जो कि 1517 से 1526 तक राजा रहा। पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोधी मारा गया। पानीपत में इनका मकबरा है। पानीपत का पहला युद्ध। इस युद्ध में पानीपत में 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ था। यह युद्ध किस किस के बीच हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध। देखिए, ये पानीपत का पहला युद्ध में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं इसीलिए आपको इन तीनों युद्धों को एक साथ पढ़ा रही हूँ। तो आपको इनका एक एक पॉइंट जो मैं आपको बताती हूँ, समझाती हूँ, उस सब को आप नोट करते जाना। आपको रजिस्टर तो ज़रूर ही बनाना पड़ेगा, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आप रिवीजन करने में आपको आसानी हो। तो जो मैं बताती जाऊँ वो आप रजिस्टर में लिखते जाओ। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ था। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी मारा गया और बाबर की विजय हुई। ठीक है। बाबर ने इस युद्ध की खुशी में पानीपत में अपनी पत्नी के नाम पर काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया। इस युद्ध में आर्टिलरी और बंदूक पाउडर के अग्नि आयुध यानी तोप का प्रयोग पहली बार किया गया। दोबारा से देखो, पानीपत का पहला युद्ध किस किस के बीच में हुआ? सबसे पहले वह कब हुआ? 21 अप्रैल को हुआ, 1526 में हुआ। किस किस के बीच हुआ? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ। और इब्राहिम लोधी की इसमें हार हुई और बाबर जीत गया। इस जीत की खुशी में बाबर ने अपनी पत्नी के नाम पर काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किया। इस युद्ध में आर्टिलरी और बंदूक पाउडर के अग्नि आयुध यानी तोप का प्रयोग पहली बार किया गया। इस युद्ध में सबसे पहले तोप का प्रयोग किया गया था, पहली बार तोप का प्रयोग हुआ था। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं मुगल वंश पर। 1526 से 1857। देखिए, हरियाणा के वीर मोहन सिंह मंडार का संबंध हरियाणा के कैथल जिले से था। मोहन सिंह मंडार का कहाँ का था? कैथल जिले का था। कहाँ का था? कैथल जिले का था। उसने अपने गांव को घेरने वाले बाबर के भेजे हुए मुगलों को भारी क्षति पहुंचाई। किसने? मोहन सिंह मंडार ने। मोहन सिंह मंडार कहाँ का रहने वाला था? कैथल का रहने वाला था। बाबर ने
उसको उस पर आक्रमण करने के लिए, मोहन सिंह मंडार पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना भेजी। उस सेना को मोहन सिंह मंडार ने भारी क्षति पहुंचाई, यानी उनको परास्त कर दिया। अपने लोगों को बचाने के प्रयत्न में मोहन सिंह को कैद कर लिया गया। मोहन सिंह के साथ उन कैदियों को दिल्ली ले जाया गया। बाबर ने, मोहन सिंह मंडार कौन था? कैथल का रहने वाला था, ठीक है। मुगलों ने यानी बाबर ने उस पर आक्रमण किया। उसने बहुत ही बहादुरी के साथ, किसने? मोहन सिंह मंडार ने बहुत ही बहादुरी के साथ बाबर की सेना का सामना किया और उसको भारी क्षति पहुंचाई। लेकिन फिर भी मोहन सिंह मंडार को बाबर ने यानी मुगलों ने कैद कर लिया और अपने साथ बाकी कैदियों के साथ दिल्ली ले जाया गया। मोहन सिंह मंडार को कहाँ ले गए? दिल्ली ले गए। बाबर ने इन्हें सजाए मौत का फरमान सुनाया, पर साथ साथ यह भी कहा कि यदि वे इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो उनकी सजा माफ़ कर दी जाएगी। इस्लाम स्वीकार न करने पर मोहन सिंह को मौत के घाट उतार दिया गया। बाबर ने इन्हें क्या सजाए मौत दी? कैसी मौत दी? सजाए मौत दी। और यह भी कहा, अगर उन्हें ऑप्शन दिया कि अगर वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं, उनके मजहब को अपना लेते हैं, तो वो उनकी सज़ा माफ़ भी कर सकते हैं। लेकिन मोहन सिंह जी ने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया और इसलिए उनको मार दिया गया। इसके बाद आ जाते हैं हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती कौन था? 16 मार्च 1527 ईस्वी को हसन खां ने राणा सांगा के साथ मिलकर खानवा के मैदान में बाबर से लोहा लिया। लोहा लेने का मतलब यानी उससे लड़ाई की, पंगा लिया, उससे भिड़ गया। 16 मार्च 1527 ईस्वी को हसन खान ने राणा सांगा के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर? राणा सांगा और हसन दोनों एक साथ मिल गए और इन्होंने खानवा के मैदान में बाबर से लड़ाई की, यानी लोहा लिया, आक्रमण किया, युद्ध किया। मगर इसी दौरान एक तोप का गोला हसन खां मेवाती के सीने पर आ लगा। कहाँ लगा? सीने पर। हसन खां मेवाती के सीने पर आ लगा और इस प्रकार हसन खां मेवाती युद्ध में देश पर वीरगति को प्राप्त हुआ। दोबारा से देखेंगे। हसन खां मेवाती 16 मार्च 1527 को हसन खां ने राणा सांगा के साथ मिलकर खानवा के मैदान में बाबर से युद्ध किया, लोहा लिया, लड़ाई की। मगर इसी दौरान एक तोप का गोला हसन खां मेवाती के सीने पर आ लगा और इस प्रकार हसन खां मेवाती युद्ध में देश के ऊपर वीरगति को प्राप्त हुआ, मर गया। ठीक है। शेर शाह सूरी। चलिए, क्या हमने क्या क्या पढ़ लिया? ऊपर मोहन सिंह मंडार पढ़ लिया। मोहन सिंह मंडार कौन था? वो कैथल का रहने वाला था और बाबर ने उस पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना भेज दी, जिसको मोहन सिंह मंडार ने बहुत ही बहादुरी से लड़ाई की और उसको बहुत क्षति पहुंचाई। लेकिन फिर भी वह मोहन सिंह परास्त हो गया और उसको कैद कर लिया गया। मोहन सिंह को अन्य कैदियों के साथ मुगल कहाँ ले गए? दिल्ली ले गए। उसको सज़ा सुनाई गई मौत की, लेकिन उसे ये ऑप्शनल में ये भी दिया कि अगर वह उनका मजहब स्वीकार कर ले, उनका इस्लाम स्वीकार कर ले तो उसको माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन मोहन सिंह जी ने उनका इस्लाम स्वीकार करने से मना कर दिया और उसको मौत के घाट उतार दिया। आगे चलिए हसन खां मेवाती पर। 16 मार्च 1527 को हसन खां ने किसके साथ मिलकर? राणा सांगा के साथ मिलकर खानवा के मैदान में बाबर से लोहा लिया, लड़ाई की, भिड़ गया। मगर इसी दौरान एक
तोप का गोला हसन खमेबाती के सीने पर आ लगा। इस प्रकार उसकी मृत्यु हो गई और वो वीर गति को प्राप्त हुआ। फिर आ जाते हैं शेर शाह सूरी पर। चलिए अब अच्छे से पढ़ते इसको। शेर शाह सूरी नारनौल के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे ये? नारनौल के रहने वाले थे। कौन? शेर शाह सूरी। उसके मन में मुगलों के प्रति घृणा का भाव था। उसने 1539 ईस्वी में चौसा तथा 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम के युद्धों में हुमायूं को पराजित करके हिंदुस्तान छोड़ने पर विवश कर दिया। किसने? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी को मुगलों से बहुत ही घृणा का भाव था। वह उनसे बहुत ही चिढ़ता था। 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज के युद्धों में हुमायूं को पराजित करके उसे हिंदुस्तान छोड़ने पर विवश कर दिया। इसके प्रयासों से ही मुगल 1540 ईस्वी से 1555 ईस्वी अर्थात 15 वर्ष तक हिंदुस्तान के मानचित्र से गायब रहे। किसके कारण? शेर शाह सूरी के कारण। शेर शाह सूरी ने ही हुमायूं को पराजित करके हिंदुस्तान से भगा दिया और 15 साल तक वो वापस हिंदुस्तान नहीं आए थे। कब से कब तक? 1540 से और 1555 तक, यानी 15 साल तक हिंदुस्तान के मानचित्र से गायब रहे। कौन? मुगल। हुमायूं को हराने के बाद शेर शाह को रायसेन, मारवाड़ एवं कालिंजर के राजपूत शासकों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। किसको? शेर शाह को। हुमायूं को हराने के बाद शेर शाह को रायसेन, मारवाड़ और कालिंजर के राजपूत शासकों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। प्रतिरोध मतलब वो शेर शाह के विरुद्ध थे सारे। कौन कौन विरुद्ध थे? रायसेन, मारवाड़ और कालिंजर। कालिंजर के युद्ध में बारूद फटने से 22 मई 1545 को शेर शाह की मृत्यु हो गई। उसने 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक शासन किया। अपने शासनकाल में उसने सड़कें, सराय बनवाई तथा मुद्रा एवं डाक व्यवस्था में कई सुधार किए और भूमि कर व्यवस्था में भी कई सुधार किए। शेर शाह सूरी ने कब से कब तक राज्य किया? 1540 ईस्वी से लेकर 1545 ईस्वी तक शासन किया। अपने शासनकाल में उसने सड़कें बनवाई, सराय बनवाई, मुद्राएं, डाक व्यवस्था में कई सुधार किए और भूमि कर व्यवस्था में भी सुधार किए। ये पॉइंट मेन पॉइंट है कि शेर शाह सूरी ने अपने शासनकाल में क्या क्या अच्छे काम किए। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। 22 मई 1545 ईस्वी को शेर शाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र इस्लाम शाह ने गद्दी संभाली। 1552 ईस्वी में इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद उसके 12 वर्षीय पुत्र को शासक बनाया गया, लेकिन 3 दिन बाद ही उसकी हत्या कर आदिल शाह ने शासन की बागडोर संभाली। देखिए, दोबारा से देखते हैं इसको। शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद उसके पुत्र इस्लाम शाह ने गद्दी संभाली। 1552 ईस्वी में इस्लाम शाह की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पुत्र 12 साल का था, उसको शासक बना दिया गया, लेकिन 3 दिन बाद उसकी भी मृत्यु कर दी गई और आदिल शाह ने शासन की बागडोर संभाली। हेमचंद्र द्वितीय, ये महत्वपूर्ण है। हेमचंद्र द्वितीय पानीपत की दूसरी लड़ाई के प्रमुख नायक हेमचंद्र विक्रमादित्य लगभग 3 शताब्दियों के पश्चात दिल्ली पर मुस्लिम शासन के बाद एकमात्र अंतिम हिंदू राजा थे जो 16वीं शताब्दी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। दोबारा से देखते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। हेमचंद्र विक्रमादित्य पानीपत की दूसरी लड़ाई
पहली लड़ाई तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई। कब हुई? 21 अप्रैल और 1526 में हुई। अब आ जाते हैं पानीपत की दूसरी लड़ाई पे। पानीपत की दूसरी लड़ाई के प्रमुख नायक हेमचंद्र विक्रमादित्य लगभग 3 शताब्दियों के पश्चात दिल्ली पर मुस्लिम शासन के बाद एकमात्र अंतिम हिंदू राजा थे जो 16वीं शताब्दी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। उन्होंने अपने जीवन में 22 युद्ध जीतकर देश की एकता एवं अखंडता को कायम रखने के लिए जीवन भर भरसक प्रयत्न किए, अपने जीवन का बलिदान दिया। अकबर के दरबारी अबुल फजल ने भी अपनी पुस्तक अकबरनामा में हेमू की प्रशंसा की है। ये मेन पॉइंट है। अकबर के दरबारी अबुल फजल ने अपनी पुस्तक का नाम क्या था? अकबरनामा। अकबरनामा पुस्तक किसकी थी? अबुल फजल की थी। उसमें किसके बारे में बताया गया? हेमू की प्रशंसा की गई। अबुल फजल कौन था? अकबर का दरबारी था। उसने अपनी अकबरनामा, जो अकबर के बारे में जो पुस्तक उसने लिखी है, उसमें हेमू की भी प्रशंसा की है। हेमचंद्र विक्रमादित्य का जन्म राजस्थान के अलवर के पास माछेरी गांव में 1501 ईस्वी में संत पूर्णदास के घर में हुआ। हेमू का परिवार कुछ समय बाद रेवाड़ी के कुतुबपुर में आकर बस गया था। हेमू का परिवार कुछ समय बाद रेवाड़ी के कुतुबपुर में आकर बस गया था। यहीं आकर हेमू ने संस्कृत, हिंदी, फारसी, अरबी और शिक्षा प्राप्त की। दोबारा से देखते हैं। हेमू का परिवार कुछ समय बाद रेवाड़ी के कुतुबपुर में आकर बस गया। यहीं आकर हेमू ने संस्कृत, हिंदी, फारसी, अरबी शिक्षा प्राप्त की। उन्हें बचपन से ही कुश्ती व घुड़सवारी का शौक था। उन दिनों रेवाड़ी एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था। रेवाड़ी में बड़े बड़े व्यापार हुआ करते थे उस समय, तथा ईरान के व्यापारियों के लिए यह प्रमुख मंडी थी। रेवाड़ी की जो मंडी थी, यह इराक और ईरान के व्यापारी की प्रमुख मंडी होती थी। ईरान और इराक के लोग यहीं से अपने व्यापार चलाते थे। चलिए आगे देखते हैं। हेमू ने बारूद बनाने वाले प्रमुख तत्व शोरे। अब एक चीज क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बारूद किस तत्व से बनाया जाता है, किस चीज से बनाया जाता है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? शोरे का व्यापार शुरू कर दिया तथा शेर शाह सूरी को बारूद की आपूर्ति करने में अहम भूमिका निभाई। हेमू ने, दोबारा से देखो, हेमू ने बारूद बनाने वाले प्रमुख तत्व शोरे का व्यापार शुरू किया तथा शेर शाह सूरी को बारूद की आपूर्ति करने में अहम भूमिका निभाई। आखिर 7 अक्टूबर 1556 ईस्वी में भारतीय इतिहास का वह विजयी दिवस आया जब दिल्ली के सिंहासन पर सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद हिंदू साम्राज्य की स्थापना हुई। दिल्ली के पुराने किले में वैदिक रीति से हेमू का राज्याभिषेक हुआ। लगातार युद्ध जीतने के कारण उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। हेमू ने कई युद्ध जीते, इसी वजह से युद्ध जीतने के कारण उसे विक्रमादित्य की उपाधि दी गई, यानी विक्रमादित्य की उपाधि मिली। चलिए अब आ जाते हैं अपनी पानीपत की दूसरी लड़ाई कैसे शुरू हुई, किस किस के बीच शुरू हुई, कब शुरू हुई। देखिए,
पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी बाबर के बीच हुई, 21 अप्रैल को हुई, 1526 में हुई। अब दूसरी हेमू के समय में हुई। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हेमू का समाचार मिला कि मुगल सेना पानीपत के मैदान में पहुंच चुकी है। तो हेमू ने भी अपनी पूरी सेना के साथ पानीपत के मैदान में पहुंचकर मुगल सेना को तीनों ओर से घेरकर पूरी ताकत से आक्रमण किया। दोबारा से देखते हैं। 5 नवंबर 1556 को हेमू को जब ये समाचार मिला कि मुगल सेना पानीपत के मैदान में पहुंच चुकी है, तो हेमू ने भी अपनी पूरी सेना के साथ पानीपत के मैदान में पहुंचकर मुगल सेना को तीनों ओर से घेर कर पूरी ताकत से आक्रमण किया। हेमू अपने प्रिय हाथी हवाई, हेमू के हाथी का नाम क्या था बताओ? हेमू के हाथी का नाम था हवाई। क्या था? हवाई। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हेमू के हाथी का नाम क्या था। तो आजकल सरकार बहुत ही चंट चालाक हो गई है, तो वो कुछ भी कहीं से भी पूछ सकती है। तो इसलिए हमें मेन पॉइंट को, ये छोटे छोटे से जो पॉइंट है, इनको भी नोट्स बनाकर रखना पड़ेगा। बहुत गहराई से आजकल एग्ज़ाम बनाए जा रहे हैं, तो इसलिए हमें ये सारे पॉइंटों को हाईलाइट करके अपने नोटबुक में नोट कर लेना है। हेमू का प्रिय हाथी, उसका नाम क्या था? हवाई। क्या नाम था? हवाई। ये सोच लेना कि हेमू हवाई जहाज हवा में उड़ता है। क्या हेमू किस पर बैठता है? हवाई जहाज पर बैठता है। हेमू का हाथी का नाम क्या है? हवाई हाथी। क्या है? हवाई हाथी। तो आप ये छोटी छोटी अपने आप छोटी ट्रिक बना सकते हैं। तो हेमू के हाथी का नाम क्या था? हवाई। हवा में उड़ता है हेमू, तो हेमू के हाथी का नाम क्या था? हवाई। पर सवार होकर शत्रु को ललकारता हुआ सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहा था। अकबर को इस युद्ध में पानीपत से 8 मील दूर सुरक्षित स्थान पर रखा गया था। किसको? अकबर को। अकबर को इस युद्ध में पानीपत से 8 मील दूर सुरक्षित स्थान पर रखा गया था, यानी अकबर युद्ध के मैदान से 8 मील दूर था। हेमू के एक तीर बाईं आंख में लगा। हेमू बेहोश होकर हाथी के हौदे में गिर पड़ा तथा अपने सेनापति को न देखकर सेना में भगदड़ मच गई। हेमू की विजय पराजय में बदल चुकी थी। देखिए, हेमू के एक तीर बाईं आंख में लगा। जब आक्रमण हो रहा था, सब लोग आपस में लड़ भिड़ रहे थे। हेमू ने अकबर की सेना को चारों तरफ से घेर लिया था और अच्छे से उनको पराजित कर रहा था, बहुत अच्छे से उनसे लड़ाई कर रहा था। अकबर जो था वो पानीपत से 8 मील दूर सुरक्षित स्थान पर था। वो अभी युद्ध क्षेत्र में आया ही नहीं था। युद्ध करते करते जब हेमू की आंख में तीर लग गया, कौन सी आंख में? बाईं आंख में, तो हेमू बेहोश होकर हाथी के हौदे पर ही गिर पड़ा। वो अपने सेनापति को जब सेना ने नहीं देखा तो सेना में भगदड़ मच गई। जब हेमू को उन्होंने मूर्छित पड़ा देखा तो सेना में भगदड़ मच गई और सेना का जो कॉन्फिडेंस था वो डगमगा गया। हेमू की विजय पराजय में बदल चुकी थी, क्योंकि जब सेना ही भाग जाएगी तो लड़ेगा कैसे। तो हेमू को मूर्छित पड़ा देख हेमू की सेना भागने लगी कि हाय, अब कौन बचाएगा हमें, हमारा सैनिक ही, हमारा जो सेनापति है उसी को तीर लग गया, वही पराजित हो गया, वही
मूर्छित हो गया तो अब हम किसके ऊपर लड़े, कौन हमारी रक्षा करेगा। तो सेना ये सोचकर सेना में भगदड़ मच गई और एक भागने लग गई, युद्ध मैदान को छोड़कर भागने लग गई। इस प्रकार हेमू की जो विजय थी वो पराजय में बदल गई और इस प्रकार एक तीर ने भारत भूमि पर मुगल सत्ता के उखड़े हुए पांव फिर से जमा दिए थे। एक तीर ने, इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक तीर जो हेमू की आंख में लगा था उसकी वजह से भारत भूमि पर मुगल सत्ता के जो पैर उखड़े हुए थे उनको फिर से जमा दिया। जो मुगल भगा दिए गए थे, शेरशाह ने भगा दिया था जिन मुगलों को, हेमू को पराजित करके उनको फिर से भारत में जम गए, उनका पैर फिर से भारत में जम गया। हेमू को बंदी बनाकर अकबर के सामने लाया गया तथा उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। हो गया फिर से मुगलों का राज हिंदुस्तान पे। शेरशाह सूरी ने कितनी मेहनत से उनको भगाया था, 15 साल तक वो हिंदुस्तान से गायब रहे थे, लेकिन हेमू को एक तीर लगने की वजह से सारा तख्ता पलट गया और मुगल साम्राज्य फिर से भारत पर अपना राज करने वापस आ चुका था। और जो हेमू था उसको बंदी बनाकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया और मार दिया उसको। अकबर ने गाजी काफिरों को मारने वाला, गाजी जो काफिर होते हैं यानी मुसाफिर होते हैं, जो दूसरे कहीं से आया होता है, उन काफिरों को मारने वाले की उपाधि धारण की। अकबर गाजी, अनजान लोगों को, काफिरों को मारने वाला, उसकी उपाधि धारण की। एक तरह से शत्रुओं को मारने वाला, विद्रोहियों को मारने वाले, उसकी उपाधि धारण की। वो उपाधि क्या थी? गाजी की उपाधि। अकबर को गाजी की उपाधि धारण की। हेमू का कटा हुआ सिर मुगल के दिल्ली दरवाजे पर तथा धड़ दिल्ली के पुराने किले के बाहर लटका दिया गया ताकि लोगों के दिलों में डर पैदा हो कि जो मुगलों से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, जो मुगलों से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। समझ में आया? देखिए, अकबर को किसकी उपाधि दी गई? गाजी की उपाधि दी गई। हेमू का कटा हुआ सिर कहाँ पे टांगा? दिल्ली के दरवाजे पर टांगा, काबुल के दिल्ली के दरवाजे पर टांगा। और धड़ दिल्ली के पुराने किले के बाहर टांगा। कहाँ टांगा? दिल्ली के पुराने किले के बाहर टांग दिया ताकि लोगों के दिलों में दहशत बनी रहे और वो अकबर के खिलाफ कुछ ना कर सके। जो अकबर से टकराएगा उसका यही हाल होगा, यही अंजाम होगा, ये दिखाने के लिए अकबर ने ये किया। आया अच्छे से समझ? चलिए, बैरम खान ने विरोधियों की सामूहिक हत्या का आदेश दिया। बैरम खान ने कहा कि जो विरोधी लोग हैं उनको एक साथ खड़ा करके और उनकी हत्या कर दी जाए। हेमू के रिश्तेदार व करीबी अफगान समर्थकों को मौत के घाट उतार दिया गया। यानी जो हेमू के रिश्तेदार थे और उसके करीबी अफगानिस्तान समर्थक थे, सबको एक साथ इकट्ठा करके मौत के घाट उतार दिया गया, चुन चुन के मार दिया। गांव सौदापुर पानीपत में, ठीक है, गांव सौदापुर कहाँ है? पानीपत में है। हेमू का स्मृति स्थल है। हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य ने अपने जीवन में 22 युद्ध जीते एवं 29 दिन तक दिल्ली पर सुशासन किया। हेमू ने कितने युद्ध जीते? 22 युद्ध जीते और 29 दिन तक दिल्ली पर शासन किया। अब आ जाते हैं बंदा सिंह बहादुर का संघर्ष।
पहले एक बार ये देख लेते हैं पानीपत की दूसरी लड़ाई। देखिए, पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई, 21 अप्रैल को हुई, 1526 में हुई, पक्का हो गया। दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हेमू के बीच और बाबर के बीच हुई। किसके बीच हुई? हेमू और बाबर के बीच हुई। ठीक है, याद रहेगा। लेकिन इस युद्ध में क्या हुआ कि जब हेमू को ये पता चला कि मुगल सेना उस पर आक्रमण करने आ चुकी है, तो हेमू ने भी अपनी सेना के साथ पानीपत के उसमें मैदान में पहुंच गया और उसकी अकबर की सेना को तीनों तरफ से घेर कर उस पर आक्रमण करने लगा। अकबर अभी युद्ध मैदान में आया नहीं था, वे 8 मील दूर सुरक्षित स्थान पर था। अकबर युद्ध मैदान में नहीं आया। हेमू के जो आंख में तीर लगा था उसकी वजह से तख्ता पलट गया, नहीं तो इस युद्ध में भी हेमू की ही विजय होती, हेमू ही जीतता। इसमें हेमू सिर्फ इस वजह से हार गया क्योंकि उसके आंख में तीर लग गया था और उसको मूर्छित होकर गिर गया। उसको देखकर उसकी जो वो थी सेना, उसमें भगदड़ मच गई, वो भी भागने लग गई। जब हमारा सेना नायक ही नहीं रहा, पराजित हो गया, तो हम ही क्या कर लेंगे। तो इस वजह से हेमू हार गया और उसको बंदी बना लिया और उसके सिर धड़ से अलग कर दिया गया और उसके परिजनों को भी मार दिया गया। ठीक है, उसका जो सिर था वो काबुल के दिल्ली दरवाजे पर टांग दिया गया और उसका धड़ था वो पुराने किले के बाहर लटका दिया गया। ठीक है, बैरम खान ने विरोधियों को सामूहिक हत्या का आदेश दिया। हेमू के रिश्तेदार व करीबी अफगान समर्थकों को मृत्यु के घाट उतार दिया गया। गांव सौदापुर यानी पानीपत में हेमू की स्मृति स्थल है। हेमू विक्रमादित्य ने अपने जीवन में 22 युद्ध लड़े, 22 युद्ध जीते, 29 दिन तक उसने दिल्ली पर शासन किया। देखिए, पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 में, दूसरा युद्ध पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 में। पहला युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी और अकबर के बीच में, बाबर के बीच में, और दूसरा युद्ध हुआ हेमू और अकबर के बीच में। ठीक है, अब चलते हैं आगे। बंदा सिंह बहादुर का संघर्ष, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। उन्होंने औरंगजेब की मृत्यु से उत्पन्न अराजकता की स्थिति का लाभ उठाया। किसने? बंदा बहादुर ने। 1709 ईस्वी में हरियाणा में सोनीपत 1709 ईस्वी में हरियाणा में सोनीपत के निकट सेहरी खांडा नामक स्थान पर डेरा लगाया। सेहरी खांडा में स्थापित बंदा बहादुर की प्रतिमा बनाई गई। बंदा बहादुर प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बाज सिंह को सरहिंद, फतेह सिंह को समाना और विनोद सिंह व राम सिंह को थानेसर का सूबेदार बनाया। देखिए, समझिए, दोबारा से समझिए। बंदा बहादुर के संघर्ष के बारे में इसमें बताया गया है। उन्होंने औरंगजेब, किसने? बंदा बहादुर ने औरंगजेब की मृत्यु से उत्पन्न अराजकता की स्थिति का लाभ उठाया। 1709 में हरियाणा में सोनीपत के निकट सेहरी खांडा नामक स्थान पर डेरा लगाया। सेहरी खांडा में स्थापित बंदा बहादुर की प्रतिमा बनवाई। किसकी प्रतिमा बनवाई? बंदा बहादुर की प्रतिमा बनवाई। बंदा बहादुर ने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बाज सिंह को सरहिंद की उपाधि, फतेह सिंह को समाना की तथा विनोद सिंह व राम सिंह को थानेसर का सूबेदार बनाया। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने 1708 ईस्वी में हरियाणा के सोनीपत में सेहरी खांडा को अपना प्रमुख केंद्र बनाया। अब आ जाते हैं पानीपत के तीसरे युद्ध पर।
14 जनवरी 1761 को सदाशिवराव भाऊ तथा अहमद शाह अब्दाली के मध्य युद्ध हुआ। कड़े संघर्ष के बाद युद्ध में मराठों की हार हुई। इस युद्ध में विश्वासराव, सदाशिवराव भाऊ, जसवंतराव, तंकोजी, सिंधिया जैसे सरदार तथा लगभग 28,000 सैनिक काम आए। मराठा इतिहासकार काशीराज पंडित के अनुसार पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ। कैसा सिद्ध हुआ? प्रलयकारी सिद्ध हुआ। चलिए दोबारा से देखते हैं इसको। पानीपत का तीसरा युद्ध, तृतीय युद्ध, ये किस किस के बीच हुआ? सदाशिवराव भाऊ तथा अहमद शाह अब्दाली के मध्य युद्ध हुआ। ठीक है, अब्दाली के मध्य युद्ध हुआ। कड़े संघर्ष के बाद युद्ध में मराठों की हार हुई। इस युद्ध में विश्वासराव, सदाशिवराव भाऊ, जसवंतराव, तंकोजी, सिंधिया जैसे सरदार तथा लगभग 28,000 सैनिक ने भाग लिया। मराठा इतिहासकार काशीराज पंडित के अनुसार पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी था। बाजीराव इस पराजय को सहन न कर सके तथा 23 जून 1761 को आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त हुई। जाट मध्यकाल में दिल्ली के आसपास मथुरा, आगरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा एवं पंजाब में निवास करते थे। ये मुख्यतः कृषि करते थे तथा बलिष्ठ शरीर एवं शौर्य से परिपूर्ण थे। इन्होंने महमूद गजनवी तथा उसके उत्तराधिकारियों से लोहा लिया, यानी लड़ाई की, युद्ध किया, उनसे भिड़ गए। मथुरा, आगरा, इन जाटों ने गोकुल के नेतृत्व में औरंगजेब के अत्याचारों के विरुद्ध 1669 ईस्वी में भयंकर विद्रोह किया। विद्रोह को दबा दिया गया तथा गोकुल शहीद हुआ, लेकिन इस विद्रोह तथा मुगलों के अत्याचारों ने जाटों को लगातार संघर्ष के लिए प्रेरित किया। गोकुल के बाद ब्रजराज राजा राम चूड़ामन, बदन सिंह व सूरजमल के नेतृत्व में यह संघर्ष जारी रहा। इस संघर्ष ने अन्य संघर्षों को जन्म दिया तथा मुगलों के पतन में मुख्य भूमिका निभाई। सतनामी कौन थे? सतनामी मध्य युग के भक्ति आंदोलन की ही एक उपज थी। सतनामी संप्रदाय की स्थापना 1543 ईस्वी में नारनौल क्षेत्र के बिसेर गांव में बीरभान नामक एक भक्त ने साध के रूप में की थी। यह रैदासी संप्रदाय की ही एक शाखा थी। मुगल सम्राट औरंगजेब के समय में 1672 में नारनौल के सनातनियों ने विद्रोह किया। करनाल का युद्ध। यह युद्ध 24 फरवरी 1339 में नादिर शाह व मोहम्मद शाह रंगीला के बीच हुआ था। इस युद्ध में नादिर शाह विजय रहा तथा नादिर शाह कोहिनूर का हीरा और मयूर सिंहासन लूट के ईरान चला गया। महारानी विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में करनाल में है। देखिए दोबारा से देखते हैं, इम्पोर्टेंट है ये। करनाल का युद्ध। इस युद्ध में यह युद्ध 24 फरवरी 1739 में नादिर शाह व मोहम्मद शाह रंगीला के बीच हुआ। किसके बीच हुआ? नादिर शाह व मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में हुआ। इस युद्ध में नादिर शाह विजयी हुआ। कौन विजयी हुआ? नादिर शाह विजयी हुआ तथा नादिर शाह कोहिनूर का हीरा और मयूर सिंहासन लूट के ईरान चला गया। कौन? नादिर शाह। नादिर शाह ने क्या लूट लिया? कोहिनूर का हीरा
और मयूर सिंहासन लूट के कहाँ चला गया? ईरान चला गया। महारानी विक्टोरिया मेमोरियल हॉल करनाल में है। महारानी विक्टोरिया मेमोरियल हॉल करनाल में है। चलिए हो गया। अब एक बार यहाँ से देख लेते हैं। चलिए ऐसे ही बता देती हूँ। देखिए इसमें इम्पोर्टेंट था ये पानीपत के 3 युद्ध। चलिए मैं आपको बताती हूँ। पानीपत का पहला युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है। किस किस के बीच हुआ? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ। जीत किसकी हुई? बाबर की हुई। हारा कौन? इब्राहिम लोदी हारा। ठीक है। दूसरा युद्ध किसके बीच में हुआ? हेमू के बीच में हुआ और अकबर के बीच में हुआ। ठीक है। हाँ, हेमू के बीच में हुआ और अकबर के बीच में हुआ। कब हुआ? 5 नवंबर 1556 को हुआ। इसमें भी हेमू की हार हुई और अकबर जीत गया। हेमू की हार कैसे हुई? वो अच्छा लड़ रहा था। उसने अकबर की सेना को तीनों तरफ से घेर लिया था, खूब अच्छे से उनको पराजित कर रहा था। लेकिन हेमू की जो बाईं आंख में तीर लगा, उसकी वजह से वो हाथी के ऊपर ही गिर गया और उसको देखकर जो हेमू के सैनिक थे वो हड़बड़ाकर भागने लग गए। उनमें भगदड़ मच गई। युद्ध छोड़ के वो भागने लग गए। इस वजह से अकबर की जीत हुई और हेमू को गिरफ्तार कर लिया गया, अपने काबू में ले लिया गया और उसका सर धड़ से अलग कर दिया, उसको मार दिया। उसका जो सर था उसको दिल्ली के दरवाजे पर टांगा और धड़ को दिल्ली के किले के बाहर टांग दिया। और उनके जो रिश्तेदार थे उनको एकजुट करके, रिश्तेदार थे और जो अकबर के विरोधी थे उन सबको इकट्ठा करके मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसे हेमू की मृत्यु हुई, हेमू का खात्मा हुआ और अकबर की जीत हुई। अब आ जाते हैं